हे गाइस, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, इनकेम छो ट्रिपल एस आर्मी। क्या हालचाल है? आप सभी का बहुत बहुत वेलकम है आपके अपने अमेजिंग प्लेटफॉर्म आईएससी वाला पर। आज बारी है हमारे चैप्टर मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स की और इस चैप्टर के वन शॉट लेक्चर में सभी का वेलकम है। आइए हम लोग इस चैप्टर के बारे में हर एक कंसेप्ट को पढ़ते हैं, समझते हैं, इसमें क्या है, क्यों कैसे है ना। और आज ये एक डिटेल्ड वन शॉट होने वाला है। टेलीग्राम चैनल अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया है तो फटाफट बेटा सभी लोग इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। यहां पर नोट्स भी आपको मिलेंगे और बहुत सारे काम की चीजें भी आपको मिलेंगी। राइट, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। सर, फ्लूइड क्या होता है? देखो बेटा, कोई भी ऐसी चीज जो फ्लो कर सकती है उसको हम लोग फ्लूइड के नाम से जानते हैं। चाहे लिक्विड हो या फिर गैसेज हो, इन दोनों को ही फ्लूइड्स की कैटेगरी में कंसीडर किया जाता है। फ्लूइड की कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। जैसे सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक है द एटम एंड मॉलिक्यूल्स ऑफ द फ्लूइड आर अरेंज्ड इन रैंडम मैनर, यानी कि कोई फिक्स पैटर्न नहीं होता है, रैंडम मैनर में अरेंज्ड होंगे। फ्लूइड कैन नॉट बियर टेंजेंशियल और शेयरिंग स्ट्रेस फॉर इनडेफिनिट पीरियड। इट बिगिंस टू फ्लो व्हेन शेयरिंग स्ट्रेस इज अप्लाइड। शेयरिंग फोर्स अगर आप लगाएंगे, टेंजेंशियल फोर्स लगाएंगे तो ये फ्लो करना स्टार्ट कर देता है, तो ये शेयरिंग स्ट्रेस को झेल नहीं पाता है। इट हैज नो डेफिनेट शेप ऑफ इट्स ओन। इसका अपना कोई शेप नहीं है। जिस कंटेनर में आप डालेंगे उसका शेप और उसका वॉल्यूम ही इसका अपना वॉल्यूम बन जाता है। A fluid can exert or withstand a force in the direction perpendicular to its surface. So fluid does have a bulk modulus of rigidity. यानी फ्लूइड के केस में हम लोग जो है प्रेशर को डिफाइन करते हैं। प्रेशर का मतलब परपेंडिकुलर फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया, है ना। तो यहां पर जो फोर्स होता है वो परपेंडिकुलर फोर्स होता है, यानी कि आप प्रेशर डिफाइन करते हो, इसका मतलब फ्लूइड के लिए आप बल्क मॉडुलस को डिफाइन कर सकते हैं। फिर यहां पर बात आई वही प्रेशर की। सर, प्रेशर क्या है? तो प्रेशर का मतलब परपेंडिकुलर फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। डेंसिटी क्या होता है? दैट इज सिंपली मास अपॉन वॉल्यूम। सभी को पता है, स्केलर क्वांटिटी होती है। कह रहे हैं कि डेंसिटी चेंजेस, है ना। डेंसिटी ऑफ अ गैस वेरीज लार्जली विद प्रेशर। प्रेशर लगाने पर गैस की जो डेंसिटी है उसमें काफी चेंज आता है, हालांकि सॉलिड और लिक्विड की डेंसिटी पर कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। फिर कह रहे हैं इसका एसआई यूनिट है किलोग्राम पर मीटर क्यूब, सीजीएस यूनिट है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब और इसका डायमेंशनल फॉर्मूला है ml-3। स्पेसिफिक ग्रेविटी या फिर रिलेटिव डेंसिटी का मतलब होता है रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस टू डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। वाटर की डेंसिटी बेटा 4 डिग्री सेल्सियस पर होती है 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब या फिर 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है। स्पेसिफिक ग्रेविटी एक डायमेंशनलेस पॉजिटिव स्केलर क्वांटिटी होती है। ठीक है। डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस का मतलब हो गया स्पेसिफिक ग्रेविटी मल्टीप्लाइड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर, यानी कि स्पेसिफिक ग्रेविटी में या रिलेटिव डेंसिटी में अगर 1000 का मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो हमें उस सब्सटेंस की डेंसिटी मिल जाती है एसआई यूनिट्स में। उसके बाद बात आती है सर पास्कल्स लॉ क्या है? ये आपके इस चैप्टर का सबसे पहला नियम है, सबसे पहला लॉ है। कह रहे हैं कि द प्रेशर एक्सर्टेड एट ऑल पॉइंट ऑन अ एनक्लोज्ड लिक्विड इज ट्रांसमिटेड इक्वली इन ऑल डायरेक्शंस। कोई भी अगर एक क्लोज्ड लिक्विड है उस पर किसी भी एक तरफ से अगर आप प्रेशर लगाते हैं तो वो प्रेशर अनडिमिनिश्ड इक्वल फॉर्म में हर डायरेक्शन में वो ट्रेवल हो जाता है, यानी कि पास ऑन हो जाता है। अ चेंज इन प्रेशर अप्लाइड टू एन एनक्लोज्ड इनकंप्रेसिबल फ्लूइड इज ट्रांसमिटेड अनडिमिनिश्ड टू एवरी पॉइंट ऑफ द फ्लूइड एंड वॉल्स ऑफ द कंटेनिंग वेसल। द प्रेशर इन अ फ्लूइड एट रेस्ट इज सेम एट ऑल पॉइंट्स इफ वी इग्नोर ग्रेविटी। ग्रेविटी की वैल्यू अगर आप हटा दीजिए तो हर लेवल पर प्रेशर की जो वैल्यू है वो सेम हो जाती है। फिर यहां पर एप्लीकेशन ऑफ पास्कल्स लॉ में सबसे बढ़िया एप्लीकेशन है इसका हाइड्रोलिक लिफ्ट। हाइड्रोलिक लिफ्ट के केस में क्या होता है, ये एज अ फोर्स मल्टीप्लायर यूज किया जाता है। इसमें बेटा अंदर एक कोई हम लोग ऑयल फिल कर देते हैं, यहां पर कोई एक लिक्विड यहां फिल कर दिया जाता है। एक तरफ से फोर्स आप लगाएंगे और दूसरी तरफ जो है फोर्स अपने आप पहुंचेगा। अब हम लोग ने पास्कल्स लॉ में ये पढ़ा है कि जितना प्रेशर हमने इधर से लगाया है सेम टू सेम प्रेशर इधर की तरफ पहुंचेगा, यानी कि जो प्रेशर P1 साइड में है वही प्रेशर जो है वो दूसरी यानी P2 वाली साइड में भी होगा। प्रेशर का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया, तो फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया, फोर्स अपॉन एरिया। और सेकंड वाले साइड में अगर हम देखें तो फोर्स की वैल्यू कुछ बदल जाएगी और एरिया भी उसका कंपैरेटिवली ज्यादा है। ये एरिया कम है, इधर वाला जो एरिया है वो ज्यादा है। तो यहां से आप देख सकते हैं हम लोग इस वाले फोर्स की वैल्यू को निकाल सकते हैं एंड दैट फोर्स इज इक्वल टू लार्जर एरिया अपॉन स्मॉलर एरिया टाइम्स स्मॉलर फोर्स। यानी कि ये जो सिस्टम है हमारा वो एक फोर्स मल्टीप्लायर के रूप में काम करेगा। अगर दोनों एरियाज का रेशियो इमेजिन करिए, अगर दोनों एरियाज का रेशियो 100 के बराबर है, मान लो इसका एरिया है 10 मीटर स्क्वायर और इधर का एरिया है 1000 मीटर स्क्वायर, या फिर और छोटे एरिया में आते हैं, मान लो ये है 10 सेंटीमीटर स्क्वायर और इधर की तरफ है 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ऐसे केसेस में क्या होगा कि 1000 डिवाइडेड बाई 10 तो वैल्यू आई 100। यानी कि ये फोर्स क्या करेगा,
ये सिस्टम क्या करेगा, अगर तुमने 10 न्यूटन का फोर्स लगाया है तो ये उसको 1000 न्यूटन बनाने का काम करेगा। इधर तुम लगाओगे 10 न्यूटन, इधर पहुंचेगा 1000 न्यूटन, तो कोई एक भारी लोड जो होगा उसको हम लोग उठा सकते हैं। दिस इज द बेसिक कंसेप्ट ऑफ हाइड्रोलिक लिफ्ट। ठीक है, अब यहां पर प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ लिक्विड कॉलम, अगर कोई भी इस तरीके का लिक्विड कॉलम है, लिक्विड कॉलम समझते हो ना, कि भाई लिक्विड है वो पूरे ऐसे कंटिन्यूअसली ऊपर तक भरा हुआ है, पूरा लिक्विड है, तो लिक्विड कॉलम की वजह से उसके नीचे जो प्रेशर होता है दैट प्रेशर इज इक्वल टू एच रो जी। और प्रेशर यहां पर आता है उस लिक्विड के अपने वेट की वजह से। भाई जो भी लिक्विड है उसका वेट डाउनवर्ड लगेगा, किस एरिया पे लगेगा, जो एरिया सबसे नीचे होगा। सो दैट वेट यानी फोर्स डिवाइडेड बाई दैट एरिया ए, है ना, फोर्स अपॉन एरिया, इसी को प्रेशर बोलते हैं। और वो प्रेशर की वैल्यू सॉल्व करने पर एच रो जी के बराबर है। यानी कि जैसे जैसे आप लिक्विड की डेप्थ में जाते जाएंगे वहां पर प्रेशर की जो वैल्यू है वो बढ़ती जाएगी। दिस प्रेशर डिपेंड्स ऑन हाइट ऑफ द कॉलम, डेंसिटी ऑफ द लिक्विड एज वेल एज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। यहां पर कह रहे हैं इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी क्या होता है इस फ्लूइड के ऊपर। जैसे अगर ये पूरा का पूरा एक कंटेनर है जिसमें फ्लूइड भरा हुआ है और उसके अंदर हम लोग एक इमेजिनरी एक सिलेंडर का शेप अज्यूम कर लें, तो क्या होगा, कुछ प्रेशर बेटा ऊपर से लग रहा है P1, कुछ प्रेशर नीचे से लग रहा है P2, और इस कॉलम का जो वेट है वो लग रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में। अगर हम लोग इस सिलेंडर के इक्विलिब्रियम कंडीशन की बेटा बात करेंगे तो क्या होगा, आप जरा चेक करो, P1 इंटू ए, ये हो गया, इट इज फोर्स इन डाउनवर्ड डायरेक्शन ड्यू टू प्रेशर P1, ठीक है, प्लस mg वाला फोर्स है वो भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, तो डाउनवर्ड वाला जो फोर्स है वो अपवर्ड वाले फोर्स के बराबर हो जाएगा। इस तरीके से हम लोग यहां पर इसको लिख सकते हैं। सो इट विल बिकम P1A, है ना, P1A प्लस mg को अब हम लोग क्या लिख दें यहां पर, अगर मैं इस मास की बात करूं तो इसको मैं डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाई वॉल्यूम, वॉल्यूम को एरिया इंटू हाइट h लिखा जा सकता है, हाइट, है ना, सो इंटू जी हो गया, दैट इज इक्वल टू प्रेशर P2 इंटू एरिया A। पूरे में से आप देख सकते हैं एरिया को कॉमन करके बेटा दोनों तरफ से कैंसिल किया जा सकता है। यहां से आप जरा देखो P2 की वैल्यू हमें क्या मिल गई, P2 की वैल्यू मिल गई P1 प्लस एच रो इंटू जी के बराबर। तो ये एक हमारे पास फॉर्मूला निकल करके आया। जैसे जैसे आप डेप्थ में जाते जाएंगे प्रेशर की जो वैल्यू है वो कंटिन्यूअसली बढ़ती चली जाएगी। अगर नीचे वाले पॉइंट पर हम प्रेशर देखें तो दैट प्रेशर P2 इज इक्वल टू P1 प्रेशर, ऊपर वाला प्रेशर, प्लस एच रो जी, है ना, P1 प्लस एच रो जी, ये हमारा फॉर्मूला हो जाता है। एंड दिस इज द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी ऑन प्रेशर। तो वही चीज हमसे यहां पर कहा गया था कि भाई ग्रेविटी का क्या इफेक्ट होता है फ्लूइड के प्रेशर पर। तो जैसे जैसे आप डाउनवर्ड जाएंगे वैसे वैसे प्रेशर बढ़ता चला जाएगा और प्रेशर की वैल्यू P2 बराबर P1 प्लस एच रो जी के बराबर होता है। अब यहां पर इन्होंने यही चीज कहा है कि भाई इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी पास्कल्स लॉ पर देखो क्या है। अगर मैं पास्कल लॉ की बात करूं तो पास्कल का लॉ ये कहता है कि भाई प्रेशर जो है वो सेम लेवल पर प्रेशर बराबर होना चाहिए। लेकिन वो कब पॉसिबल है, जब ये एच रो जी को हम जीरो मान लें। एच रो जी जीरो तभी हो सकता है जब ये ग्रेविटी का टर्म हमारा जीरो हो जाए, यानी कि अगर हम लोग ग्रेविटी को इग्नोर कर दें, इन दैट सिचुएशन हम कह सकते हैं कि भाई दोनों जो प्रेशर है वो बराबर है। बट आप सबको पता है कि ग्रेविटी को हम इग्नोर तो कर नहीं सकते, तो ऐसे में प्रेशर का फॉर्मूला ये वाला हो जाता है। सो दिस इज रियल फॉर्मूला, है ना। ये एक अजम्पशन के साथ हम लोग पास्कल्स लॉ को लगा सकते हैं कि हाँ भाई अगर मैं प्रेशर को इग्नोर मार लूं, है ना, इग्नोर कर दूं पूरा प्रेशर, तो ऐसे केसेस में हम लोग ये फॉर्मूले को लगा सकते हैं। अब एक चीज और भी हमसे यहां पर कहा जा रहा है कि जैसे मान लो ये हमारा मतलब लेवल है ना, वाटर का, और आप इस वाटर में, ठीक है, यहां पर कोई एक पॉइंट है जहां पर आप प्रेशर निकालना चाहते हैं, तो सर इस पॉइंट का प्रेशर क्या होगा। अब देखो ऐसे में अगर मैं देखूं तो हाइट को अगर मैं h मान लूं तो इस टॉप लेवल के ऊपर क्या है, एटमॉस्फेयर है, तो यहां पर जो प्रेशर होगा वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा, राइट। तो हम लिखेंगे क्या, एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस एच रो जी के बराबर, राइट। जहां पे पी नॉट क्या है, एटमॉस्फेयर का प्रेशर है, एच क्या है, डेप्थ हो गया लिक्विड का या इस पॉइंट का, रो इज डेंसिटी ऑफ दैट लिक्विड, और जी हो गया एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। यहां पर मेरे प्यारे बच्चों अगर मैं पी माइनस पी नॉट कर दूं तो ये वैल्यू एच रो जी के बराबर आएगा, और इसी एच रो जी को हम लोग गेज प्रेशर के नाम से जानते हैं। दिस एच रो जी इज नेम्ड एज गेज प्रेशर। गेज प्रेशर यानी कि टोटल प्रेशर में से एटमॉस्फेरिक प्रेशर अगर हटा दो तो एच रो जी वाला प्रेशर बचता है, जिसको गेज प्रेशर का नाम दिया जाता है। तो देखो लिखा है इन्होंने, प्रेशर में एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हटा दिया जाए, सो दैट इज नोन एज गेज प्रेशर एट दैट पॉइंट, है ना, गेज प्रेशर।
अब यहां पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बात कर रहे हैं भाई, हमारे एटमॉस्फेयर का प्रेशर क्या है। तो आप जिस ग्राउंड पे रहते हो उस ग्राउंड के ऊपर पूरा का पूरा हवा है ना, उसमें ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, डस्ट भी है, दर्ट भी है, बहुत सारी चीजें हैं। तो इसका भी कुछ ना कुछ वेट होगा बेटा, वो वेट डाउनवर्ड्स लग रहा होगा तो कुछ ना कुछ प्रेशर भी लग रहा होगा। उसी प्रेशर को हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर के नाम से जानते हैं, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू 1013 इंटू 10 की पावर 5 पास्कल के बराबर होती है। प्रेशर का यूनिट पास्कल है क्योंकि न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को ही पास्कल के नाम से जाना जाता है। डिफरेंट यूनिट्स देखो प्रेशर की क्या क्या है हमारे पास, पढ़िएगा। ठीक है, ये है पहला पास्कल, दूसरा है डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। यहीं पर हम लोग अगर एटमॉस्फेरिक की बात करें तो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर का मतलब होता है इट इज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी कॉलम। मरकरी भरिए कितना, 76 सेंटीमीटर की ऊंचाई तक, इतने का जो प्रेशर होता है उसको हम 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के नाम से बेटा जानते हैं। वैल्यू आप लोग को पता है, पीछे भी अभी मैंने बताया था, ये वैल्यू है, राइट। यहीं पर और भी यूनिट्स होते हैं जैसे बार, तो 1 बार इज 10 की पावर 5 पास्कल। मिली बार यानी 10 की पावर -3 बार, तो एक यूनिट ये भी हो गया कि भाई बार भी एक यूनिट हो गया इसका, राइट। और भी यूनिट्स हैं जैसे टॉर, 1 टॉर का मतलब होता है 1 मिलीमीटर, है ना, मरकरी कॉलम। 1 mm ऑफ मरकरी कॉलम इज नेम्ड एज 1 टॉर। So these are different units, है ना, these are different units of pressure। अब कह रहे हैं what is the pressure on a swimmer 10 मीटर below the surface of lake। अगर ये surface of lake है और वो 10 मीटर नीचे है ना, सरफेस से अगर वो 10 मीटर नीचे है तो यहां पर प्रेशर कितना होगा, यही चीज तो अभी मैंने पीछे आपको बताया, दैट इज पी नॉट प्लस एच इंटू रो इंटू जी के बराबर। पी नॉट क्या है, एटमॉस्फेयर का प्रेशर, है ना, जो कि इतना होता है। एच क्या है, हाइट कितना है भाई, 10 मीटर। डेंसिटी वाटर की अगर देखें तो 10 की पावर 3। जी की वैल्यू को रफली आप 10 यहां पर मान सकते हैं। इसी को आप सॉल्व कर डालो बेटा। जैसे ही आप सॉल्व करोगे, ये भी देखो 10 की पावर 5 है, ये भी 10 की पावर 5 है। अगर आप 10 की पावर 5 कॉमन कर लें तो बनेगा 1.013 प्लस 1 इंटू 10 की पावर 5। सो आंसर इज 2.013 इंटू 10 की पावर 5 पास्कल के बराबर। यानी अगर कोई पर्सन केवल 10 मीटर नीचे है पानी में तो उसके ऊपर जो प्रेशर है वो लगभग इतना प्रेशर हो जाता है, राइट। फिर यहां पर एक क्वेश्चन है, कह रहे हैं अ मैनुअल ऑफ द कार इंस्ट्रक्ट्स द ओनर टू इन्फ्लेट द टायर टू अ प्रेशर ऑफ 200 किलो पास्कल। यानी कार का जब आप कार खरीदेंगे तो एक उसमें मैनुअल मिलेगी, एक किताब मिलेगी, उसमें कार के बारे में डिटेल दी होती है। उस डिटेल में ये लिखा हुआ है कि भैया कार का जो पहिया है ना, उस पहिए में जो टायर में जो प्रेशर होना चाहिए वो 200 किलो पास्कल है। कह रहे व्हाट इज द रिकमेंडेड गेज प्रेशर। पहली बात आप गेज प्रेशर बता दो। तो मैं आपको एक चीज बताऊं, जो उस मैनुअल में जो प्रेशर दिया होता है बेटा वो गेज प्रेशर ही होता है, दैट इज गेज प्रेशर। उनको एटमॉस्फेयर के प्रेशर से क्या लेना देना भाई। एटमॉस्फेयर का प्रेशर यहां पर अलग है, जब हम पहाड़ों पे चले जाएंगे थोड़ा कम हो जाएगा वहां पर। तो अलग अलग जगह पर एटमॉस्फेयर का प्रेशर अलग अलग होता है, इसलिए वो केवल अंदर वाला प्रेशर बताते हैं जिसको गेज प्रेशर कहा जाता है। तो अगर उन्होंने 200 किलो पास्कल दिया है, सो दैट 200 किलो पास्कल इज एक्चुअली गेज प्रेशर। तो ये हमारा पहला आंसर डायरेक्ट है। कह रहा व्हाट इज द रिकमेंडेड एब्सोल्यूट प्रेशर। अब आप बताओ एब्सोल्यूट प्रेशर कितना है। अगर गेज प्रेशर आपको पता है तो आप खुद सोचो, P माइनस पी नॉट, P माइनस पी नॉट इज गेज प्रेशर, है ना। तो अगर ये P नॉट इधर जोड़ दो तो वो टोटल प्रेशर बन जाएगा जिसको एब्सोल्यूट प्रेशर कहा जाता है। यानी कि अगर एटमॉस्फेयर का प्रेशर इसमें जोड़ दिया जाए तो उसको हम लोग बोलेंगे टोटल प्रेशर या उसी को बोलेंगे एब्सोल्यूट प्रेशर। तो सर रिकमेंडेड एब्सोल्यूट प्रेशर कितना होगा, तो आप इसी गेज प्रेशर में एटमॉस्फेयर का प्रेशर जोड़िए। एटमॉस्फेयर का सर प्रेशर कितना होता है, दैट इज 1.013 इंटू 10 की पावर 5 पास्कल। अब अगर यहां पर देखो तो इन्होंने किलो पास्कल में दिया है, तो बेटा उसको भी हम लिखेंगे तो वो बन जाएगा 101 किलो पास्कल, राइट। तो आप क्या करेंगे, आप इस 200 में गेज प्रेशर में एटमॉस्फेयर का जो प्रेशर है उसको जोड़ देंगे तो ये बन जाएगा हमारा एब्सोल्यूट प्रेशर। यानी कि टायर का एब्सोल्यूट प्रेशर कितना है, दैट इज 301 किलो पास्कल। अब हमसे कह रहे हैं इफ द रिक्वायर्ड inflation of the car is driven to a mountain peak where the atmospheric pressure is 10% below that at the sea level, what is the tire gauge reading now। अब हमसे कह रहे हैं कि हमने कार में पहले हवा भरवा लिया है, कितना भरवा लिया, 301 किलो पास्कल हो गया टोटल प्रेशर। अब हम लेके पहाड़ पे चले गए, पहाड़ पे ऐसी जगह चले गए हैं जहां पर भाई जो प्रेशर है वो 10% कम है। यानी कि अगर ग्राउंड पर प्रेशर है, अगर सी लेवल पर नॉर्मल जो प्रेशर है अगर वो 101 किलो पास्कल है,
तो वहां जाने पे 10% कम है। बेटा 101 का 10% आप निकालोगे लगभग लगभग 10 आएगा। यानी कि अगर यहां पे 101 है तो वहां पे 10 कम कर दो यार, 90 लिख दो या 91 लिख दो, है ना। 90 और 91 लिख दीजिए। तो कहने का मतलब जब हम पहाड़ पे चले गए तो पहाड़ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमारा कितना है, लगभग 90 किलो पास्कल के आसपास, है ना। ये एटमॉस्फेयर का प्रेशर है पहाड़ों पर। अब हमसे कह रहा है वहां पे गेज प्रेशर बता दो। तो भैया टोटल प्रेशर है हमारे पास 201 किलो, 301 किलो पास्कल। उसमें से अगर मैं 90 घटा दूं तो जो बचेगा वही हमारा क्या हो जाएगा बेटा, 301 में से अगर मैं 90 घटा दूं तो वही हमारा गेज प्रेशर हो जाएगा, वो भी कहां पर, पहाड़ों पर। यानी अगर आप अपनी कार को पहाड़ों पर लेकर जाते हैं तो आपको कार में कंपैरेटिवली ज्यादा हवा भरवानी पड़ती है, ज्यादा प्रेशर अंदर क्रिएट कराना पड़ता है, क्योंकि वहां पर गेज प्रेशर की वैल्यू बढ़ जाती है, या ये कह लो कि वहां पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू थोड़ी सी कम हो जाती है। क्वेश्चन बहुत प्यारा है ना। तो इट इज एन इंपॉर्टेंट वैरायटी ऑफ क्वेश्चन। आई होप सभी को समझ में आया होगा। मैं थोड़ा हट जा रहा हूं, ठीक है। वीडियो पॉज कर लीजिए आराम से, इस वाले क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लीजिए, इसके सोल्यूशन को पढ़ लीजिए, है ना। दिस इज वन ऑफ द गुड क्वेश्चंस, है ना। अब आता है सर बायंसी का फोर्स क्या है। देखो बेटा, कोई भी ऑब्जेक्ट को अगर हम लोग किसी लिक्विड में डालते हैं तो उसके ऊपर अपवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स लगता है, उसी फोर्स को बायंसी कहा जाता, मतलब बायंट फोर्स कहा जाता है, उसी को अपथ्रस्ट फोर्स कहा जाता है, और इस प्रॉपर्टी को हम लोग बायंसी के नाम से जानते हैं। बायंट फोर्स या अपथ्रस्ट फोर्स की जो वैल्यू होती है दैट इज इक्वल टू वी आई इंटू रो एल इंटू जी। वी आई का मतलब वॉल्यूम ऑफ इमर्स्ड पोर्शन ऑफ सॉलिड, सॉलिड के डूबे हुए पार्ट का वॉल्यूम। रो एल का मतलब होता है डेंसिटी ऑफ लिक्विड, और जी का मतलब होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो वी आई इंटू रो एल इंटू जी, दैट इज द फॉर्मूला ऑफ बायंट फोर्स। आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या है भाई, सभी लोग पढ़ते आ रहे हैं, क्लास 9 10 से ये सब चीजें पढ़ाई दी जाती हैं। कह रहे हैं आर्किमिडीज प्रिंसिपल स्टेट्स दैट व्हेन अ बॉडी इज पार्शियली और फुल्ली इमर्स्ड इन अ लिक्विड और फ्लूइड इट एक्सपीरियंसेस एन अपवर्ड थ्रस्ट इक्वल टू द वेट ऑफ द डिस्प्लेस्ड लिक्विड, है ना। तो इनका कहना यह है कि ये जो अपथ्रस्ट फोर्स होता है दैट इज इक्वल टू वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड। जो लिक्विड आपने वहां से हटा दिया है उसी डिस्प्लेस्ड लिक्विड का जो वेट होगा, जिसको हम लोग m इंटू जी बोल सकते हैं, मास ऑफ लिक्विड इंटू ग्रेविटी, है ना, दैट इज इक्वल टू बायंट फोर्स। सर मास क्या होता है, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, तो वॉल्यूम इंटू डेंसिटी इंटू जी। अभी डेंसिटी किसकी होगी, लिक्विड की, वॉल्यूम भी किसका होगा, लिक्विड का होगा। जितना लिक्विड आपने हटाया उसका वॉल्यूम। अब सर हटाए हुए लिक्विड का जो वॉल्यूम है दैट इज इक्वल टू इमर्स्ड सॉलिड का वॉल्यूम। भाई जितना सॉलिड डूबेगा वो उतना ही वॉल्यूम लिक्विड तो वहां से हटाएगा, है ना। तो इसका मतलब इसको मैं लिख सकता हूं वी आई, यानी कि वॉल्यूम ऑफ इमर्स्ड, डूबे हुए पार्ट का वॉल्यूम, है ना, इंटू रो एल इंटू जी। सो दैट इज द फॉर्मूला ऑफ बायंट फोर्स, है ना। ये बायंट फोर्स का फॉर्मूला है जो मैंने आपको पीछे बताया था, और मैंने आर्किमिडीज प्रिंसिपल के थ्रू ही आपको फॉर्मूला भी वहां पे बताया था। अब यहां पर अगला आता है हमारा लॉ ऑफ फ्लोटेशन। सबको पता है लॉ ऑफ फ्लोटेशन का मतलब, जब किसी भी ऑब्जेक्ट को आप लोग लिक्विड में डालते हो तो तीन कंडीशन हो सकती है। पहला, या तो वो डूब जाएगा, या तो वो डूबा हुआ तैरेगा, या तो वो पार्शली, है ना, फ्लोट कर रहा होगा, थोड़ा ऊपर थोड़ा अंदर। अब यहां पर सीन ये है कि यहां तक का हमने लिक्विड भरा है, इसमें भी देखो बेटा यहां तक भरा है, और इसमें जो है ये वाला सीन है, ठीक। अब होगा क्या यहां पर, अगर भाई जो वेट वाला जो फोर्स है वो अपथ्रस्ट से ज्यादा हो जाएगा तो जो ऑब्जेक्ट है वो हमारा डूब जाएगा। अगर वेट और अपथ्रस्ट दोनों बराबर हो जाएंगे तो ऑब्जेक्ट पूरी तरीके से डूब जाएगा, लेकिन तैर रहा होगा, यानी डूबा हुआ तैरेगा, पानी के अंदर तैर रहा होगा। जैसे कोई भी पनडुब्बी या सबमरीन जो होती है वो पानी के अंदर ही बेटा तैर रही होती है। और तीसरा केस हमारे पास है, अगर अपथ्रस्ट फोर्स की जो वैल्यू है वो वेट से ज्यादा है तो क्या होगा, तो सर ऐसे केसेस में ये नाव की तरह फ्लोट करेगा, थोड़ा पानी के अंदर थोड़ा पानी के बाहर। कोई भी ऑब्जेक्ट एग्जैक्टली ऐसे फ्लोट नहीं करता। जैसे मान लो ये ऑब्जेक्ट है, ये नहीं हो सकता कि ये पानी के ऊपर एकदम ऐसे फ्लोट कर रहा है, ये पॉसिबल ही नहीं है बेटा। थोड़ा सा वो पानी के अंदर रहेगा, थोड़ा बाहर रहेगा, एंड इट विल बी फ्लोटिंग। कुछ इस तरीके का केस यहां पर पॉसिबल है, लेकिन पूरी तरीके से पानी के ऊपर होकर के कोई ऑब्जेक्ट फ्लोट कर जाए ये कभी भी पॉसिबल नहीं होता है। इसी को हम लॉ ऑफ फ्लोटेशन के नाम से जानते हैं। यानी कोई भी ऑब्जेक्ट पानी में फ्लोट तभी करेगा जब उसके ऊपर लगने वाला जो अपथ्रस्ट फोर्स है, जो अपथ्रस्ट फोर्स है, दैट मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। दिस इज द रिक्वायर्ड कंडीशन फॉर फ्लोटिंग। अगर अपथ्रस्ट फोर्स की जो वैल्यू है वो वेट से कम हो गई तो ऑब्जेक्ट जो है वो डूब जाएगा, उसका डूबना तय है। अब इस चैप्टर के एक अगले पार्ट में हम लोग आते हैं जिसका नाम है विस्कोसिटी। सर ये विस्कोसिटी क्या होती है, विस्कोसिटी को जनरली हम लोग लिक्विड फ्रिक्शन के नाम से जानते हैं। लिक्विड की जो डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स हैं उनमें कुछ ना कुछ बेटा रिलेटिव मोशन होता है। सबसे नीचे वाला जो लेयर होता है उसकी
स्पीड 0 होती है, जैसे जैसे ऊपर बढ़ोगे स्पीड बढ़ती जाएगी, यानी टॉप मोस्ट लेयर जो है उसकी स्पीड सबसे ज्यादा होती है। तो इन दोनों लेयर्स के बीच में, इन लेयर्स के बीच में जो फ्रिक्शन का फोर्स होता है दैट इज नोन एज विस्कस फोर्स, है ना। इसी प्रॉपर्टी को विस्कोसिटी बोलते हैं। जैसे ऊपर वाला ये जो लेयर है ये बहुत तेजी से आगे जा रहा है इन कंपैरिजन टू नीचे वाला लेयर। अगर मैं इसकी स्पीड को v मान लूं तो इसकी जो स्पीड है वो v प्लस डेल्टा v है, यानी इससे थोड़ी ज्यादा है। और दोनों के बीच में अगर गैप को हम लोग डेल्टा x के बराबर मान लें, है ना, तो ऊपर वाला लेयर जो है वो तेजी से चल रहा है, तो ऊपर वाले लेयर पर एक बैकवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगेगा एंड दैट फोर्स इज नोन एज विस्कस फोर्स। इसी फोर्स को विस्कस फोर्स के नाम से हम लोग जानते हैं। और ये जो विस्कस फोर्स होता है ये एरिया ऑफ लेयर के प्रोपोर्शनल है, ये वेलोसिटी ग्रेडियंट के प्रोपोर्शनल है, जिसको dv बाई dx कहा जा रहा है। या अभी जो पीछे मैंने डायग्राम बनाया था, अगर मैं यहां पे देखूं तो ये जो डेल्टा v बटे डेल्टा x है इसको हम लोग वेलोसिटी ग्रेडियंट के नाम से जानेंगे, दैट इज नोन एज वेलोसिटी ग्रेडियंट। देखो बेटा, ग्रेडियंट जब भी टर्म यूज हो जाए तो आप समझ जाओ डिवाइडेड बाई चेंज इन पोजीशन करना है। अगर टेम्परेचर का ग्रेडियंट है तो डेल्टा टी अपॉन डेल्टा एक्स, वेलोसिटी का ग्रेडियंट है तो चेंज इन वेलोसिटी अपॉन डेल्टा एक्स। जिस चीज का ग्रेडियंट होता है उस चीज में चेंज डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स करना होता है, दैट इज नोन एज वेलोसिटी ग्रेडियंट। तो यही चीज यहां लिखी है dv बाई dx। ठीक है, अब दोनों को कंबाइन करेंगे तो दैट विस्कस फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू एरिया dv बाई dx, और प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आता है, तो फोर्स की वैल्यू बनती है माइनस ईटा a dv बाई dx के बराबर। सर ये ईटा क्या है? दैट इज नोन एज कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, जो कि उस लिक्विड के अपने नेचर पर डिपेंड करता है, राइट। नेगेटिव साइन ये शो कर रहा है कि भाई ऊपर वाली जो लेयर है उसकी स्पीड ज्यादा है, तो इस पर जो विस्कस फोर्स लगेगा वो पीछे की डायरेक्शन में लगेगा, अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, लाइक दिस। अब यहां पर इसके यूनिट्स की बात कर रहे हैं कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी के। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का जो सीजीएस यूनिट होता है उसको पॉइस बोलते हैं, ठीक है। और इसी का जो आपका एसआई यूनिट होता है दैट इज पॉइजली, या उसी को हम डेका पॉइस के नाम से भी जानते हैं। और 1 पॉइजली जो है ना, वो 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के बराबर है, या हम ये कह लें कि 1 पॉइजली जो होता है वो 10 पॉइज के बराबर है। भाई डेका पॉइज मतलब 10 पॉइज, 1 डेका पॉइज इज इक्वल टू 10 पॉइज। ये होता है इनके बीच का रिलेशन। अब आता है सर व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन विस्कोसिटी। तो बेटा टेम्परेचर को बढ़ाने से जो विस्कोसिटी है वो बढ़ती है, दैट इज प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ टेम्परेचर। लेकिन ये बात कब के लिए है, पढ़िए। कह रहा है विस्कोसिटी ऑफ द गैस इज ड्यू टू डिफ्यूजन ऑफ द मॉलिक्यूल, but the rate of diffusion of the gas is directly proportional to under root of temperature. So viscosity also increases with the increase in temperature. फिर हमसे है इफेक्ट ऑफ प्रेशर क्या है। कह रहे हैं एक्सेप्ट वाटर द विस्कोसिटी ऑफ द लिक्विड इंक्रीजेस विद द इंक्रीज इन प्रेशर। वाटर के अलावा अगर आप प्रेशर को बढ़ाएंगे तो विस्कोसिटी जो है बढ़ेगी। इन केस ऑफ वाटर विस्कोसिटी डिक्रीजेस विद द इंक्रीज इन प्रेशर फॉर फर्स्ट फ्यू 100 एटमॉस्फेयर्स ऑफ प्रेशर। प्रेशर बढ़ाने से विस्कोसिटी घटती है वाटर के केस में। फिर कह रहा है विस्कोसिटी ऑफ द गैस इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर, यानी कि जो गैसेस की विस्कोसिटी है वो तो प्रेशर पर डिपेंड भी नहीं करती है। अब अगली चीज आई हमारे पास स्टोक्स लॉ। स्टोक्स लॉ ये कहता है कि जब कोई भी ऑब्जेक्ट किसी भी लिक्विड में हम लोग डाल रहे होते हैं तो इनिशियली क्या होता है, जैसे ये ऑब्जेक्ट है, ये मान लो लिक्विड है, इस ऑब्जेक्ट में हमने ये एक ऑब्जेक्ट हमने लिक्विड में डाला, राइट। अब होता क्या, इस ऑब्जेक्ट में तुरंत 2 फोर्सेस लगते हैं। पहला उसका अपना वेट होता है, दूसरा उसके ऊपर लगने वाला जो बायंट या अपथ्रस्ट फोर्स होता है। नॉर्मली ये होगा भाई कि इनिशियली तो केवल ऑब्जेक्ट का वेट है, जैसे ही पानी में डाला डालते ही बायंट फोर्स आया। बट नॉर्मली क्या होगा, अगर वेट ऑब्जेक्ट का ज्यादा है तो वो ऑब्जेक्ट डूबने लगेगा। अगर वेट बायंट फोर्स से ज्यादा है तो क्या करेगा, वो डूबने लगेगा। और जब कोई ऑब्जेक्ट डूबने लगता है तो वहां पर mg फोर्स ज्यादा था, बायंट फोर्स कम था, तो एक रिजल्टेंट फोर्स था डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो जब ऑब्जेक्ट पानी में डूबना शुरू करता है तो इनिशियली वो एक एक्सेलरेटेड मोशन में, उसकी वेलोसिटी कंटिन्यूअसली बढ़ रही होती है और वो डूब रहा होता है। यानी जैसे जैसे बॉल नीचे की तरफ आएगी इसकी वेलोसिटी बढ़ रही होगी, ठीक है। यहां पर एक फोर्स आता है दैट विस्कस फोर्स, जो कि हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। अपोजिट डायरेक्शन, अगर बॉल नीचे जा रही है ऑब्वियस है डूबेगी तो नीचे ही जाएगी, तो इस पर जो फोर्स लगेगा वो अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। एंड उस विस्कस फोर्स की वैल्यू होती है 6 पाई ईटा आर वी के बराबर। यानी जब किसी भी ऑब्जेक्ट को हम लिक्विड में डालते हैं और वो डूबना शुरू करता है तो उसका कारण ये होता है कि ऑब्जेक्ट का जो वेट है वो बायंट फोर्स से ज्यादा है। वेट ज्यादा होने की वजह से रिजल्टेंट फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगता है, जिसकी वजह से उसकी जो वेलोसिटी है वो कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रही होती है इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। यानी ऑब्जेक्ट डूब रहा है लेकिन उसकी
वेलोसिटी कंटिन्यूअसली बेटा बढ़ रही है। वेलोसिटी बढ़ने की वजह से वहां पर एक विस्कस फोर्स आता है और वो विस्कस फोर्स भी वेलोसिटी डिपेंडेंट है। आप जरा ध्यान से चेक करिए, 6 पाई ईटा आर वी, 6 पाई कांस्टेंट है, ईटा कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है, आर इज रेडियस ऑफ दैट बॉल और वी इज वेलोसिटी ऑफ दैट बॉल। जैसे जैसे वो नीचे की तरफ आएगा वैसे वैसे विस्कस फोर्स बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि उसकी ये वेलोसिटी कंटिन्यूअसली बढ़ रही है। सो दिस विस्कस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी ऑफ द बॉल। जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ती चली जाती है वैसे वैसे ये विस्कस फोर्स भी बढ़ता चला जाता है। और एक ऐसा समय आता है, एक ऐसा टाइम आता है जब नेट फोर्स इस पर जीरो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इस बॉल के ऊपर बेटा दो अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स है और एक फोर्स है इसका अपना वेट, जो कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में होता है। इनिशियली क्या था? इनिशियली ये जो वेट था वो इस बायंट फोर्स से ज्यादा था। वेट वॉज ग्रेटर देन द बायंट फोर्स, बट विस्कस फोर्स आया। जैसे जैसे वो नीचे जा रहा था वेलोसिटी बढ़ रही थी, वो विस्कस फोर्स भी बढ़ रहा था। एक समय ऐसा आएगा कि जो नेट अपवर्ड फोर्स है और जो नेट डाउनवर्ड फोर्स है दोनों एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे, यानी दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर लेंगे। इन दैट पर्टिकुलर केस आप कहेंगे कि सर अपवर्ड जो फोर्स है 6 पाई ईटा आरवी और ये अपथ्रस्ट फोर्स कितना होता है? वॉल्यूम यानी 4/3 पाई इंटू आर क्यूब, है ना, वी रो एल यानी डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंटू जी। ये अपवर्ड वाला जो फोर्स है वो डाउनवर्ड फोर्स यानी वेट के बराबर होगा। वेट क्या होता है? एम जी। एम क्या है? मास क्या है? वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। फिर से वही 4/3 पाई आर क्यूब दैट इज वॉल्यूम, डेंसिटी किसकी? सॉलिड की, इंटू जी। चेक करो, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी इज मास ऑफ द सॉलिड इंटू जी दैट इज वेट ऑफ द सॉलिड, राइट। तो यहां से मेरे प्यारे बच्चों अगर मैं 6 पाई ईटा आर वी की वैल्यू निकालूं तो ये बन जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब, कॉमन करो, डेंसिटी ऑफ सॉलिड ये इधर भेजेंगे माइनस का डेंसिटी ऑफ लिक्विड टाइम्स जी हो जाएगा। पाई से पाई कैंसिल करेंगे, इसको 2 से कैंसिल करेंगे, ये 3 बन जाएगा। यहां पर यहां से वेलोसिटी की वैल्यू आप चेक करो क्या आएगी। वेलोसिटी की वैल्यू आ जाएगी, ऊपर बनेगा 2, ये वाला 3 नीचे आएगा, इट विल बिकम 9, है ना। ये आर इस वाले आर क्यूब को काट देगा तो आर स्क्वायर बन जाएगा। जी यहां पे दिख ही रहा है हम लोगों को, डिवाइडेड बाई ईटा, ईटा नीचे आ जाएगा, चेक कर लो बेटा, टाइम्स डेंसिटी ऑफ सॉलिड माइनस डेंसिटी ऑफ लिक्विड। सो दिस इज फॉर्मूला ऑफ टर्मिनल वेलोसिटी, दिस इज फॉर्मूला ऑफ टर्मिनल वेलोसिटी। ये टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला। सर टर्मिनल वेलोसिटी क्या होती है? टर्मिनल वेलोसिटी वो कांस्टेंट वेलोसिटी है जब ऑब्जेक्ट डूब रहा हो। इनिशियली क्या होता है? वेलोसिटी बढ़ रही बढ़ रही बढ़ रही बढ़ रही बढ़ रही, एक समय आया ऊपर वाला फोर्स नीचे वाले फोर्स के बराबर हो गया, ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में आ गया, नेट फोर्स जीरो हो गया, नेट ऊपर का फोर्स नेट नीचे का फोर्स बराबर हो गया। तो इस कांस्टेंट वेलोसिटी से अब वो ऑब्जेक्ट डूबेगा नीचे की तरफ, डूबेगा अभी भी लेकिन डाउनवर्ड डायरेक्शन में डूबेगा और एक कांस्टेंट वेलोसिटी से डूबेगा। इसीलिए जब पानी की बूंद ऊपर से जब गिरती है बेटा तो इनिशियली जब गिरती होगी तो एक्सेलरेटेड मोशन में धड़ाधड़ नीचे आ रही थी। काफी नीचे आने के बाद, क्योंकि बादल तो बहुत ऊपर है, जब वहां से वो काफी नीचे आती है तो धीरे धीरे ये विस्कस फोर्स बढ़ रहा होता है। एक ऐसा मोमेंट आता है जब नेट फोर्स जीरो, अब इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट। तो पानी की बूंद जब नीचे आती है तो एक कांस्टेंट वेलोसिटी से वो नीचे आती है एंड दैट कांस्टेंट वेलोसिटी इज नोन एज टर्मिनल वेलोसिटी। सभी लोग पढ़िए यहां पर क्या थ्योरी लिखी हुई है, फिर मैं इसको आगे बढ़ाता हूं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आता है बेटा फ्लो ऑफ लिक्विड की बात करते हैं कि कोई भी लिक्विड किस तरीके से फ्लो कर सकता है। तो अगर लिक्विड नॉर्मल धीरे धीरे स्पीड में जब फ्लो करता है तो ऐसे में लिक्विड का जो आगे वाला मॉलिक्यूल है ना, उसको हमेशा पीछे वाले फॉलो करते हैं। जैसे जैसे आगे वाला जिधर की तरफ जाएगा पीछे वाले मॉलिक्यूल उसी के पीछे 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 चले जाएंगे। जैसे बच्चे स्कूल में लाइन लगा के चलते हैं ना, जिधर आगे वाला जाएगा वहीं पीछे वाला भी जाएगा। तो ऐसे मोशन को बेटा स्ट्रीम लाइन मोशन कहा जाता है, इसको स्ट्रीम लाइन फ्लो के नाम से जानते हैं। तो यहां पर आप देखो क्या है कि अगर बी वाले पॉइंट पर वेलोसिटी इधर की तरफ है ना, तो जब ये ए वाला यहां पहुंचेगा तो उसकी भी वेलोसिटी इधर होगी, जबकि ए की अभी जो वेलोसिटी है वो इधर की तरफ है। बट कोई बात नहीं, जब ये आगे पहुंचेगा तो वेलोसिटी इधर ही होगी, जब वो यहां पहुंचेगा तो वेलोसिटी इधर ही होगी। कहने का मतलब जो ए वाला पार्टिकल है वो बी को फॉलो कर रहा है, जिधर जैसे बी जाएगा बस वैसे ही ए चला जाएगा, और ये जो बी है वो सी को फॉलो कर रहा है, जिधर सी जाएगा वो बी भी उधर ही चला जाएगा। और कोई भी पार्टिकल अगर ए पर आएगा तो उसकी वेलोसिटी हमेशा v1 थी। ये बी भी जब ए पर था तो उसकी वेलोसिटी v1 थी। जब कोई भी पार्टिकल बी पर आएगा तो वेलोसिटी v2 होगी, जब वो सी पर आएगा तो वेलोसिटी v3 होगी। यानी कि अलग अलग पोजीशंस पर वेलोसिटी अलग अलग है, v1 v2 v3, बट किसी एक पोजीशन पर वेलोसिटी हमेशा कांस्टेंट होती है। दिस इज द मेन प्रॉपर्टी ऑफ
स्ट्रीम लाइन फ्लो, है ना, पढ़िएगा, यही चीज यहां पर जो है लिखा गया है, राइट। फिर यहां पर बात आती है सर टर्बुलेंट फ्लो क्या है। जब लिक्विड की वेलोसिटी बहुत ज्यादा हो जाती है तो वो टर्बुलेंट फ्लो कहलाता है, यानी कि इस बार कोई किसी को फॉलो नहीं कर रहा, हर एक पार्टिकल इंडिपेंडेंटली मूव कर रहा है। किसी पार्टिकल का मन है वो इधर चला गया, किसी का मन है इधर चला गया, किसी का मन है ऐसा चला गया, किसी का मन है ऐसा चला गया, कोई किसी का डेफिनेट पाथ नहीं है। इसको हम लोग बोल देते हैं टर्बुलेंट फ्लो, जिसमें मिक्सिंग हो जाती है लेयर्स की। यहां पर क्या है, हर एक लेयर एक दूसरे के पैरेलल चल रही है। देखो ये लेयर यहां है, अगला लेयर यहां है, अगला लेयर यहां है, अगला लेयर यहां, हर एक लेयर एक दूसरे के पैरेलल मूव कर रही है। लड़ाई झगड़ा नहीं हो रहा है, एक दूसरे के पीछे पीछे आराम से चल रहे हैं। दैट इज स्ट्रीमलाइन फ्लो। लड़ाई झगड़ा होने लगे, जिसका जिधर मन हो इधर उधर भाग रहे हैं, भगदड़ मच गई, उसको हम लोग बोल रहे हैं टर्बुलेंट फ्लो। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ स्ट्रीमलाइन क्या है। स्ट्रीमलाइन में कोई भी दो स्ट्रीमलाइन एक दूसरे को कट नहीं करती है ना। Tangent at any point on the streamline gives the direction of velocity of the fluid. Greater the number of streamlines passing normally through a section of the fluid, larger is the fluid velocity. जितनी ज्यादा स्ट्रीमलाइंस होंगी उस फ्लूइड की वेलोसिटी वहां पर उतनी ही ज्यादा होगी। कह रहा फ्लूइड वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट एट एनी पॉइंट ऑफ द स्ट्रीमलाइन बट इट मे बी डिफरेंट एट डिफरेंट पॉइंट्स। अलग अलग जगहों पर वेलोसिटी अलग अलग है, बट किसी एक जगह की वेलोसिटी हमेशा कांस्टेंट होती है। क्रिटिकल वेलोसिटी क्या है। क्रिटिकल वेलोसिटी लिक्विड की वो वेलोसिटी है जिसके बाद लिक्विड टर्बुलेंट फ्लो कहलाता है, जिसके पहले वो स्ट्रीमलाइन फ्लो कहलाता है। क्रिटिकल वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है के ईटा अपॉन रो इंटू डी। यहां पर के क्या है, के एक डायमेंशनलेस कांस्टेंट है जिसको हम रेनॉल्ड्स नंबर के नाम से जानते हैं। दिया जाएगा आपको उसकी वैल्यू। ईटा जो है दैट इज वही कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। रो का मतलब हो गया डेंसिटी ऑफ द लिक्विड एंड डी का मतलब होता है डायमीटर ऑफ द पाइप जिसमें वो लिक्विड फ्लो हो रहा है, राइट। फिर यहां पर वही चीजें लिखी हैं। अब रेनॉल्ड्स नंबर क्या चीज है। रेनॉल्ड्स नंबर एक डायमेंशनलेस कांस्टेंट नंबर होता है जिसका काम है लिक्विड के फ्लो को रिप्रेजेंट करना कि भाई लिक्विड का फ्लो आखिर कैसा है। रेनॉल्ड्स नंबर को आर से डिनोट कर सकते हैं या के से भी डिनोट कर सकते हैं, जैसा पीछे किया गया था। रेनॉल्ड्स नंबर की जो वैल्यू है दैट इज रो वी डी अपॉन ईटा। पीछे वाले फॉर्मूले से ही आया है बेटा, रो वी डी अपॉन ईटा। रो क्या है, डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, वी क्या है, वेलोसिटी ऑफ द लिक्विड, डी इज डायमीटर ऑफ द पाइप, ईटा इज कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। अगर ये रेनॉल्ड्स नंबर हमारा 2000 से कम है तो ये स्ट्रीमलाइन फ्लो है। अगर वो 3000 से ज्यादा है तो टर्बुलेंट फ्लो है। लेकिन अगर वो 2000 से 3000 के बीच में है तो ऐसे में अनस्टेबल फ्लो होता है, यानी कि फ्लो कैसा भी हो सकता है, दोनों में से कोई भी चांस होते हैं। तो ये बात ध्यान रखिएगा, अगर 0 से 2000 है रेनॉल्ड्स नंबर तो स्ट्रीमलाइन फ्लो, अगर वो 3000 से ज्यादा है तो टर्बुलेंट फ्लो, 2000 से 3000 के बीच में है तो फिर कुछ भी हो सकता है, इसको अनस्टेबल फ्लो का नाम दिया जाता है। अब आइडियल फ्लूइड की बात करते हैं। कोई भी जो आइडियल फ्लूइड होता है उसमें 4 प्रॉपर्टी है। पहला, वो नॉन विस्कस है, यानी विस्कस फोर्स नहीं होगा। इनकंप्रेसिबल है, आप कंप्रेस नहीं कर सकते। इसका जो फ्लो है हमेशा स्टेडी यानी लेमिनार होता है, और वो इरोटेशनल है, यानी कि आप उस पर कोई भी शियर स्ट्रेस टाइप के फोर्स जो है नहीं लगा सकते हैं। इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी क्या होती है, वेरी इंपॉर्टेंट, यहां से न्यूमेरिकल बनता है और इसका डेरिवेशन भी अगर आपके स्कूल में पूछा जाता है तो पूछ सकते हैं आप लोग को डेरिवेशन। देखो प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी बहुत सिंपल है। कहते हैं कि भाई अगर कोई एक ट्यूब है जिसका जो एरिया है वो वेरिएबल है, इधर ज्यादा एरिया उधर कम है, मतलब वेरिंग क्रॉस सेक्शनल एरिया है ट्यूब का, तो ऐसे में बेटा जितना लिक्विड इधर से इन हो रहा है, मास ऑफ द लिक्विड इन इज इक्वल टू मास ऑफ द लिक्विड आउट। जितना लिक्विड इधर इन होगा, मास इन, उतना ही उधर से आउट होगा, यानी कि बाहर निकलेगा। अब मास क्या होता है सर, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इन, वॉल्यूम क्या है, एरिया इंटू लेंथ। लेंथ को मैं वेलोसिटी इंटू टाइम इंटरवल लिख सकता हूं, है ना। दैट इज इक्वल टू डेंसिटी इंटू फिर से वॉल्यूम, वॉल्यूम को फिर से वही एरिया A2, और लेंथ को मैं वेलोसिटी इंटू टाइम लिख सकता हूं। अब देखो जो डेंसिटी थी वही थी, जो लिक्विड इधर से डाला वही निकलेगा उधर से, है ना। तो डेंसिटी तो सेम रही। टाइम इंटरवल भी बेटा सेम है कि जितने टाइम में इधर से लिक्विड डाला उतने ही टाइम में उधर से लिक्विड बाहर निकल जाएगा अगर पाइप पूरा भरा हुआ है तो ऐसे में हमारे पास फॉर्मूला आया A1V1 इज इक्वल टू A2V2 एंड दिस रिलेशन इज नोन एज प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी। ये रिलेशन बताता है कि अगर एरिया बढ़ जाएगा तो वेलोसिटी घट जाएगी, अगर एरिया कम हो गया तो वेलोसिटी बढ़ जाएगी, यानी एरिया इनटू वेलोसिटी इज ऑलवेज कांस्टेंट। फिर इसके बाद अगला आता है बेटा बर्नौलीज प्रिंसिपल। बर्नौलीज प्रिंसिपल का डेरिवेशन अगर स्कूल में पढ़ाया गया है तो आपसे पूछ सकते हैं, अदरवाइज नहीं पूछेंगे, राइट। फिलहाल ये जो बर्नौलीज प्रिंसिपल है, देखो
जो इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी है वो कंजर्वेशन ऑफ मास पर डिपेंडेंट है, जबकि बर्नौली का जो प्रिंसिपल है वो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर डिपेंडेंट होता है। इसका मतलब यह है कि इस ट्यूब के किसी भी क्रॉस सेक्शन पर जो टोटल एनर्जी होती है दैट इज ऑलवेज कांस्टेंट। तो सर कौन सी एनर्जी है? दैट इज P1 अपॉन रो जी, है ना, इसको प्रेशर हेड बोलते हैं। H1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन 2g, दिस वैल्यू इज कांस्टेंट। किसी भी एक क्रॉस सेक्शन पर जो प्रेशर एनर्जी है, जो पोटेंशियल एनर्जी है, जो काइनेटिक एनर्जी है पर यूनिट वॉल्यूम, दैट इज ऑलवेज कांस्टेंट। तो आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो, इस पॉइंट पर जो प्रेशर है P1 प्लस इस पॉइंट पर जो काइनेटिक एनर्जी है दैट इज हाफ रो इंटू V1 स्क्वायर प्लस रो जी H1, है ना। दैट इज, अगर आप ध्यान से देखो ये क्या चीज है, इट इज एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। नॉर्मली काइनेटिक एनर्जी क्या है? हाफ mv स्क्वायर, बट वॉल्यूम से डिवाइड करोगे तो हाफ रो वी स्क्वायर बन जाएगा बेटा। तो प्रेशर एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम प्लस पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, दिस इज ऑलवेज कांस्टेंट एट एवरी क्रॉस सेक्शन ऑफ द पाइप। यहां पर देखेंगे तो ये टोटल एनर्जी है, यहां देखेंगे तो इसी में 2 लगा दो सब में, तो वो एनर्जी बन जाएगी। तो इस थ्योरम को बर्नौलीज थ्योरम कहा जाता है, और ये थ्योरम कहती है तीनों तरह की एनर्जीज का जो सम है वो कांस्टेंट है। इसका मतलब अगर प्रेशर एनर्जी बढ़ा दें तो कहीं ना कहीं ये दोनों कुछ घट जाएंगी, अगर पोटेंशियल एनर्जी बढ़ा दें तो कहीं ना कहीं ये दोनों कुछ घट जाएंगी, लेकिन तीनों का सम हमेशा कांस्टेंट रहेगा। मतलब ये ऐसी वाली बात है कि एक बाप के पास 100 रुपए हैं, एक इंसान के पास 100 रुपए हैं और उसके 3 बच्चे हैं, इन्हीं तीनों में पैसा बंटना है। अगर मैं किसी एक बच्चे को 60 रुपए दे दूंगा तो बचा हुआ 40 ही दोनों में बट पाएगा, क्योंकि टोटल 100 रुपया है हमारे पास। अगर मैंने एक को 40 दिया है तो 60 रुपया बचा है वो दोनों में बटेगा, 30-30 भी बांट सकते हैं, एक को 40 एक को 20 भी दे सकते हैं, तो अलग अलग हिसाब होगा। बट कहने का मतलब यह है कि टोटल 100 रुपया है हमारे पास, किसी एक के पास अगर 80 रुपए चला गया तो बाकी दोनों में फिर 20 रुपए बटेगा, तो ऑब्वियस है दोनों के पास पैसा कम हो गया, है ना। तो ये वाला सेंस है, इसी को हम लोग बर्नौलीज थ्योरम के नाम से जानते हैं। अगर स्कूल में डेरिवेशन पढ़ाया गया है तो इसका डेरिवेशन इंपॉर्टेंट होता है। फिर आता है टॉरिसेलीज लॉ ऑफ इफ्लक्स। सर इफ्लक्स क्या कहता है? देखो यहां पर मतलब यह है कि अगर एक कंटेनर है उसमें h हाइट नीचे अगर एक छेद आपने कर दिया जहां से पानी लिक्विड ऐसे बह रहा है, तो इस निकलने वाले लिक्विड की जो वेलोसिटी है वो √2gh के बराबर होती है। सर ये कहां से आया है? ये उसी बर्नौलीज थ्योरम को लगाने से ही आया है। कैसे? यहां पर जो प्रेशर है वो एटमॉस्फेयर का प्रेशर है, राइट। तो प्रेशर एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी कितनी है सर? 0। क्यों? क्योंकि जब एरिया बहुत ज्यादा है तो यहां की जो वेलोसिटी होगी लिक्विड की, जो कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगी, वो बहुत कम होगी। एरिया ज्यादा तो वेलोसिटी कम, यही तो प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी है बेटा। तो काइनेटिक एनर्जी तो लगभग 0 हो गई। पोटेंशियल एनर्जी सर कितनी है? दैट इज रो जी एच। अगर टोटल हाइट कैपिटल एच है तो यहां की पोटेंशियल एनर्जी हो गई रो जी कैपिटल एच के बराबर। अब सर इस वाले में क्या होगा? यहां से जहां से लिक्विड बाहर निकल रहा है इधर देखो, क्योंकि एरिया बहुत कम है तो वेलोसिटी बहुत ज्यादा है, यानी काइनेटिक एनर्जी तो होगी गुरु। और वहां पर भी प्रेशर एनर्जी कौन सी है भाई? एटमॉस्फेयर का प्रेशर। क्यों? क्योंकि दिस पार्ट इज ऑल्सो ओपन टू एटमॉस्फेयर, है ना। तो यहां भी जो प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही होगा। चेक करिए, एटमॉस्फेयर का प्रेशर इधर भी है इधर भी है, कट गया। काइनेटिक एनर्जी आ गई प्लस पोटेंशियल एनर्जी। अगर आप ध्यान से देखो टोटल हाइट बेटा अगर मैं h मान लूं, ये वाली हाइट स्मॉल h है, तो ये बची हुई हाइट कितनी हुई? दैट इज कैपिटल H माइनस स्मॉल h। तो पोटेंशियल एनर्जी तो इसकी वजह से होती है ना, तो दैट विल बी रो जी कैपिटल H माइनस स्मॉल h। सॉल्व करेंगे तो वेलोसिटी की वैल्यू निकल करके आएगी, जो लिक्विड निकल रहा है उसकी वेलोसिटी निकल करके आएगी √2gh के बराबर। दैट इज नोन एज वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स। इसको कंपेयर भी किया जाता है कि अगर यहां से एक ऑब्जेक्ट को छोड़ा जाए, जब वो ऑब्जेक्ट यहां पहुंचेगा इसके लेवल पे, तो उस ऑब्जेक्ट के पास वेलोसिटी वही होती है √2gh के बराबर। इससे भी इसको कंपेयर करके आप लोग समझ सकते हैं कि जब आप किसी ऑब्जेक्ट को यहां से h हाइट गिरा देते हो नीचे, तो यहां पर उसके पास जो वेलोसिटी आ जाती है दैट इज √2gh। दिस इज नोन एज टॉरिसेलीज लॉ ऑफ इफ्लक्स। इसके बाद आता है सर वेंचुरी मीटर। सर वेंचुरी मीटर क्या है? वेंचुरी मीटर एक ऐसा डिवाइस है जिसका काम है लिक्विड के फ्लो रेट को मेजर करना। लिक्विड किस रेट से फ्लो हो रहा है, दैट इज वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड फ्लोइंग पर यूनिट टाइम। लिक्विड के फ्लो रेट को, वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट को मेजर करना। वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट का मतलब वही है वॉल्यूम पर यूनिट टाइम। क्यू से डिनोट कर देते हैं इसको, और इसकी वैल्यू एरिया इनटू वेलोसिटी होती है, क्योंकि वॉल्यूम को एरिया इनटू लेंथ लिखेंगे, लेंथ अपॉन टाइम वेलोसिटी होता है। तो एरिया इनटू वेलोसिटी इज वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट।
तो इस ट्यूब का काम होता है वॉल्यूम फ्लो रेट को मेजर करना। डायग्राम आपके सामने है, यहां पर फॉर्मूला हमारे पास आता है वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट इज इक्वल टू A1 A2। A1 इस वाले क्रॉस सेक्शन का एरिया है और A2 इस वाले क्रॉस सेक्शन का एरिया है। A1 A2 √2GH। सर H क्या है? देखो इस वाली ट्यूब में लिक्विड का लेवल यहां तक है और इस वाली ट्यूब में लिक्विड का लेवल यहां तक है, दोनों में कितने हाइट का डिफरेंस है? दैट इज H। तो 2GH अपॉन A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर। तो ये जो फॉर्मूला है ये फॉर्मूला होता है वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट का। अगर स्कूल में पढ़ाया गया है तो इसका भी डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है, राइट। देखो 11th क्लास का ना कोई सिलेबस नहीं होता और आईएससी में बोर्ड में ज्यादा डेरिवेशंस आपसे पूछे नहीं जाते हैं। इसलिए जब मैंने बैच में बच्चों को पढ़ाया था तो मैंने डेरिवेशन करवा दिया था कि ठीक है डेरिवेशन जान लो, बट अभी ये जो वीडियो है दैट इज फॉर रिवीजन। तो अभी मैं आपको यहाँ पर कोई डेरिवेशन नहीं इसमें घुस रहा हूँ, डेरिवेशन में नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि डेरिवेशन आईएससी बोर्ड में जनरली नहीं पूछा जाता। बट अगर स्कूल में पढ़ाया गया है तो पूछ भी सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो आप लोग एक बार रिवाइज कर लेना अगर पढ़ाया गया है तो। वैसे मेजॉरिटी स्कूल्स में डेरिवेशन नहीं पढ़ाते, ऐसा बच्चों ने मुझसे बोला, तो मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, अपन डेरिवेशंस में नहीं जाएंगे, राइट। तो मेरे प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगली चीज आती है एटमाइजर। एटमाइजर या स्प्रेयर जो होता है वो इसी बर्नौलीज थ्योरम का ही प्रिंसिपल है। इसमें क्या करते हैं कि अगर कोई परफ्यूम की बोतल है जिसको अगर आप यहां से ऐसे ऐसे दबाओगे, दबाने से क्या होगा, यहां से एयर जाएगा। अब जब एयर यहां से जाता है तो उसकी जो वेलोसिटी है वो ज्यादा है, यानी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है। काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी तो ऊपर यहां पर इस पाइप में जो प्रेशर है वो कम हो जाएगा। बर्नौली थ्योरम क्या कहता है? प्रेशर, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी तीनों का सम कांस्टेंट है। कोई एक एनर्जी अगर बढ़ गई तो बाकी को कम होना पड़ेगा। काइनेटिक एनर्जी अगर बढ़ गई तो प्रेशर और पोटेंशियल एनर्जी को कम होना पड़ेगा। पोटेंशियल कम हो नहीं सकता क्योंकि ये हाइट पर है, इसका मतलब कम कौन होगा? प्रेशर एनर्जी। तो यहां पर प्रेशर हो गया लो, तो अब क्या होगा, अगर यहां प्रेशर कम हो गया तो नीचे से लिक्विड ऊपर की तरफ आएगा, क्योंकि कोई भी ऑब्जेक्ट हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाने की कोशिश करता है। तो जैसे ही आप इधर से ऐसे ऐसे इस बलून को दबाएंगे, हवा इधर से जाएगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, प्रेशर यहां का कम होगा, नीचे से लिक्विड खट से ऊपर आएगा और वो लिक्विड उस हवा के साथ मिलकर स्प्रे के रूप में बाहर निकल जाएगा। एंड दिस इज द कंसेप्ट ऑफ एनी स्प्रे बॉटल, है ना। इसको स्प्रेयर के नाम से हम लोग जानते हैं। अब आया सर मैग्नस इफेक्ट क्या है? मैग्नस इफेक्ट इज इंपॉर्टेंट, है ना, थ्योरेटिकल चीज है, आपसे पूछा जा सकता है। देखो जब कोई भी ऑब्जेक्ट इस तरीके से रोटेशनल मोशन में होता है तो उसके आसपास की जो एयर है वो भी उसके साथ घूम रही होती है। लेकिन जब कोई ऑब्जेक्ट आगे की तरफ जाता है तो उसके अगल बगल की जो एयर है वो पीछे की तरफ जा रही होती है। ये इसका नॉर्मल मोशन है, राइट। अब जब ये दोनों मोशंस को कंबाइन कर दे, यानी कोई ऑब्जेक्ट आगे भी बढ़ रहा हो प्लस रोटेट भी हो रहा हो, जैसे हम लोग बॉल की स्पिनिंग कराते हैं ना, स्पिन बॉल फेंक दी, स्पिन बॉल फेंक दी, जो घूम भी रही है आगे भी बढ़ रही है, यानी ट्रांसलेशनल मोशन भी है, रोटेशनल भी है। तो ऐसे केसेस में क्या होगा, अब ये दोनों चीजें कंबाइन होंगी। देखो इधर का एयर इधर जा रहा है और इस कंडीशन में एयर पीछे आ रहा है, यानी ऊपर जो है वो दोनों एयर एक दूसरे का अपोज कर रहे हैं। तो ओवरऑल क्या हुआ, यहां पर वेलोसिटी एयर की कम हो गई क्योंकि अपोजिंग था। वेलोसिटी कम हुई तो काइनेटिक एनर्जी कम हो गई, लेकिन प्रेशर यहां पर बढ़ गया ड्यू टू बर्नौलीज थ्योरम। नीचे देखो क्या है, एयर पीछे जा रहा है, इसकी वजह से भी एयर पीछे जा रहा है, दोनों की वजह से एयर पीछे जा रहा है। एयर पीछे जाने से उसकी जो वेलोसिटी है बेटा वो बढ़ गई, काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई, तो प्रेशर कम हो गया। ऊपर प्रेशर ज्यादा हो गया, नीचे प्रेशर कम हो गया। तो जब कोई भी बॉल्स को हम ऐसे फेंकते हैं ना, स्पिन करा के घुमा कर उसको आगे की तरफ जब हम फेंकते हैं तो अपने आप बॉल जो है वो स्पिन क्या कर जाती, घूम जाती है, क्योंकि ऊपर हाई प्रेशर है नीचे लो प्रेशर है, तो अपने आप स्विंग कर जाती है बॉल। तो आप लोगों, क्रिकेट के शौकीन तो आप सभी लोग हैं, आपने देखा होगा जब कोई भी बॉलर जो है वो बॉल फेंकता है और बॉल ऐसे स्विंग करते हुए जाती है ना, घूमते हुए जाती है, तो वो स्पिन की तरह अपना काम करती है वहां पर, है ना। रीजन उसका यही है, एंड दैट इज एक्सप्लेन्ड बाय मैग्नस इफेक्ट। चेक कर लीजिए सभी लोग ध्यान से, है ना, सिंपल चीज है। फिर बात आया एरोफॉइल, इसको पढ़िएगा। एयरक्राफ्ट के जो विंग्स होते हैं उनका जो एक डेफिनेट शेप होता है, वो शेप इसी वजह से होता है कि उसको हम ऊपर की तरफ एक लिफ्ट मिले। तो ऐसे केसेस में क्या होगा, हाई प्रेशर नीचे हो जाएगा, लो प्रेशर ऊपर होगा, ताकि उसको ऊपर उड़ने में जो है थोड़ी सी मदद मिले, क्योंकि हर ऑब्जेक्ट हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ ही जाना पसंद करता है। फिर बात आई सर ब्लड फ्लो या हार्ट अटैक में क्या होता है। यहां भी बर्नौलीज प्रिंसिपल ही बेटा काम में आ रहा है। जब कोई भी हम लोग बाहर का प्रोडक्ट खाते हैं, है ना, हम मोमोज खा रहे हैं या कोई बाहर की ज्यादा चीज जब फैट हम लोग खाते हैं, तो कहीं ना कहीं वो चीजें आर्टरीज और जो वेन्स होती हैं उनमें भी जमा होना शुरू हो जाती हैं। जब वहां पर जमा होगा तो उसमें कुछ कुछ ब्लॉकेज आएगा, जब ब्लॉकेज आएगा तो उसमें ब्लड प्रॉपरली फ्लो नहीं हो पाएगा, तो हार्ट क्या करेगा, हार्ट
ब्लड की पंपिंग का काम करता है। जब उस पाइप से, उस आर्टरी या वेन से अगर ब्लड प्रॉपरली फ्लो नहीं हो पा रहा है तो हार्ट अपने फंक्शन को बढ़ाएगा और धड़ाधड़ पंपिंग करेगा, उसमें और ज्यादा ब्लड भेजने की कोशिश करेगा। तो अगर ब्लड की स्पीड वहां पे बढ़ी, क्योंकि हार्ट ने अपना काम बढ़ा दिया है, तो ब्लड की स्पीड बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, तो अंदर जो प्रेशर है वो कम हो जाएगा। पाइप के अंदर जो प्रेशर है वो कम हो जाएगा। अगर पाइप के अंदर प्रेशर कम हुआ, बाहर का प्रेशर ज्यादा है, तो बाहर का प्रेशर उस पाइप को दबा देगा। दबने से जो ब्लड का फ्लो पहले कम हो रहा था, हार्ट ने अपनी तरफ से कोशिश किया ब्लड का फ्लो बढ़ाने का, थोड़ा सा फ्लो बढ़ा भी, लेकिन क्योंकि फ्लो बढ़ने से काइनेटिक एनर्जी बढ़ी और प्रेशर कम हो गया, तो पाइप के अंदर का प्रेशर कम हुआ, उस वेन के, उस आर्टरी के अंदर का प्रेशर कम हुआ, बाहर के हाई प्रेशर ने उस पाइप को दबा दिया। तो इसको बोलते हैं हार्ट अटैक। यहां पर पहला हार्ट अटैक आता है जब ये सिचुएशन आती है तब, राइट। तो हार्मफुल है, आप लोग उस हिसाब से भाई कोई भी चीज खाएं पिए। अब इस चैप्टर के नेक्स्ट पार्ट की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। चैप्टर का जो अगला पार्ट है वो है कोहेसिव एंड एडेसिव फोर्सेस। देखो, सेम टाइप के मॉलिक्यूल्स में जो फोर्स होता है वो कोहेसिव फोर्स है। जैसे वाटर की दो मॉलिक्यूल अगल बगल रखो तो चिपक जाती है, अपने आप कंबाइन हो जाती है, दैट इज ड्यू टू कोहेसिव फोर्स। एडेसिव फोर्स जो है वो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में होता है। जैसे फेविकोल जो है वो एडेसिव है, दो अलग अलग चीजों को चिपकाने का काम करता है। सरफेस टेंशन, किसी भी लिक्विड की जो टॉप लेयर होती है उसके मॉलिक्यूल्स में टेंशन होता है, क्योंकि वो हमेशा लिक्विड के अंदर जाना चाहते हैं और वो हमेशा अपने सरफेस एरिया को मिनिमाइज करने की कोशिश करते हैं। इसलिए वो जो टॉप लेयर होती है वो एक स्ट्रेस्ड इलास्टिक मेम्ब्रेन की तरह बिहेव करती है, खिंची हुई मेम्ब्रेन की तरह बिहेव करती है। तो अगर उसकी टॉप सरफेस पर एक इमेजिनरी लाइन आप खींच देंगे तो इस इमेजिनरी लाइन का जितना ज्यादा लेंथ होगा उस पर फोर्स भी उतना ही ज्यादा होगा। सो दैट फोर्स इज इक्वल टू सिग्मा इंटू एल। इसी सिग्मा को हम सरफेस टेंशन के नाम से जानते हैं। तो सरफेस टेंशन का मतलब हो गया फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑफ इमेजिनरी लाइन ड्रॉन ऑन द सरफेस ऑफ द लिक्विड। फोर्स पर यूनिट लेंथ इज द फॉर्मूला ऑफ सरफेस टेंशन। तो यहां पर इसका यूनिट बता रहे हैं न्यूटन पर मीटर, डाइन पर सेंटीमीटर, या इसका डायमेंशनल फॉर्मूला बता रहे हैं mt-2। ठीक है, फिर बात आई सरफेस एनर्जी। सेम टू सेम वही चीज है। लिक्विड के टॉप लेयर पर जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके अंदर एक्स्ट्रा एनर्जी होती है, क्योंकि वो लिक्विड के अंदर जाना चाहते हैं। दैट एक्स्ट्रा एनर्जी possessed बाय द मॉलिक्यूल्स ऑफ द टॉप लेयर इज नोन एज सरफेस एनर्जी। सरफेस एनर्जी की जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो सरफेस टेंशन के बराबर होती है। वैसे इसका फॉर्मूला है वर्क डन पर यूनिट चेंज इन एरिया। सरफेस एनर्जी का फॉर्मूला है वर्क डन पर यूनिट इंक्रीज इन सरफेस एरिया। तो यहां पर देखो, अब एक क्वेश्चन है, इस तरह का क्वेश्चन आप लोगों से एग्जाम में पूछा जाता है, पूछे जाने के चांसेस हैं। कह रहा है कैलकुलेट वर्क डन इन ब्लोइंग अ सोप बबल। पहली बात, सोप बबल की बात कर रहा है, ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर टू 3 सेंटीमीटर, सरफेस टेंशन इज गिवन। देखो बेटा, अगर तुम किसी सोप बबल के रेडियस को बढ़ा रहे हो तो आप कहीं ना कहीं उसके एरिया को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आपने एरिया में इंक्रीज किया है, कुछ ना कुछ वर्क आपको करना पड़ेगा। तो यहां से वर्क का फॉर्मूला बेटा देखो क्या आता है, दैट इज सरफेस एनर्जी। सरफेस एनर्जी की न्यूमेरिकल वैल्यू मैंने क्या बताया, सरफेस टेंशन के बराबर है। सो वर्क इज इक्वल टू सरफेस टेंशन इनटू इंक्रीज इन एरिया। सरफेस टेंशन हमें क्वेश्चन में गिवन है, इंक्रीज इन एरिया हम लोग निकाल लेंगे क्योंकि रेडियस में क्या चेंज आ रहा है वो हमें पता है। तो इंक्रीज इन एरिया क्या होगा, 4 पाई आर स्क्वायर माइनस 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर। अब एक चीज बस यहां समझने की जरूरत और है कि जब बात आप सोप बबल की करते हैं तो एरिया में 2 का मल्टीप्लाई किया जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर एक पानी की बूंद है बेटा, तो पानी की बूंद में केवल एक इंटरफेस होता है। क्यों? क्योंकि अंदर क्या है पानी की बूंद में, अंदर वाटर है और बाहर क्या है, एयर है। बस ये बॉर्डर जो होता है, ये बॉर्डर भी वाटर का है ना। अंदर वाटर है, सरफेस पर भी वाटर है, बाहर एयर है। अगर मैं एयर बबल की बात करूं, गैस का जो बबल होता है, कोल्ड ड्रिंक के अंदर बबल जो होता है, उसकी अगर मैं बात करूं तो बेटा अंदर एयर है, उसके बाहर क्या है, लिक्विड है या वाटर है। सो दैट इज एयर बबल। इसमें भी केवल एक ही इंटरफेस है कि एक तरफ एयर एक तरफ वाटर। लेकिन अगर मैं सोप बबल की बात करूं तो अंदर भी एयर होता है, बाहर भी एयर होता है, लेकिन ये जो बॉर्डर है, ये बॉर्डर किसका बना है, ये सोप का बना है। यानी यहां पर कितने इंटरफेसेस हैं, दो। एक है एयर से सोप और दूसरा है सोप से एयर। यहां पर चेक करो, सिर्फ एक इंटरफेस है, एयर एक तरफ, सॉरी एक तरफ वाटर एक तरफ एयर, एक तरफ एयर एक तरफ वाटर। ये जो बाउंड्री है, ये बाउंड्री इसमें किसकी है, ये बाउंड्री है एयर की, ये वाली बाउंड्री किसकी है, वाटर की। बट यहां मामला अलग है, यहां अंदर एयर है, बाउंड्री सोप की है, बाहर फिर से क्या है, एयर है। तो यहां पर कितने इंटरफेस होते हैं, दो दो इंटरफेसेस हैं। हाउ मेनी इंटरफेसेस,
दो दो इंटरफेस है, जबकि इसमें केवल एक इंटरफेस है, इसमें भी केवल एक ही इंटरफेस होता है। सर इंटरफेस मतलब, इंटरफेस मैं किसी एक ऐसे प्लेन को कहता हूं जो दो डिफरेंट मीडियम्स को सेपरेट करने का काम करे। आई बात समझ में? अब यहां पर आप चेक करिए, यहां पर हमने सेम टू सेम वही काम किया है, सरफेस टेंशन इनटू इंक्रीज इन एरिया, बट एरिया का फॉर्मूला 4 पाई r2 स्क्वायर माइनस r1 स्क्वायर होना चाहिए था, उसमें मैंने 2 का मल्टीप्लाई किया है क्योंकि बात सोप बबल की हो रही थी। यही बात लिक्विड ड्रॉप की होती, एयर बबल की होती, तो हम इस 2 का मल्टीप्लाई ना करते बेटा, 2 मल्टीप्लाई ना करते, बाकी क्वेश्चन एज इट इज ऐसे ही सॉल्व होगा वहां भी। तो दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पूछा जा सकता है ये वाला न्यूमेरिकल, और पूछा ही जाता है डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स में, आप लोग चेक कर लेना। नेक्स्ट कह रहा है लिक्विड ड्रॉप है, इस बार लिक्विड ड्रॉप है, 2 का मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। लिक्विड ड्रॉप ऑफ डायमीटर d ब्रेक्स इनटू 27 स्मॉल ड्रॉप्स, कह रहा फाइंड द रिजल्टिंग चेंज इन एनर्जी। अब चेंज इन एनर्जी उतना ही होगा जितना हमें वर्क करना पड़ेगा। वर्क कितना होगा? सरफेस टेंशन इनटू चेंज इन एरिया। तो बेटा 27 ड्रॉप्स में अगर वो टूट रहा है, तो जो एक बड़ा वाला जो ड्रॉप होगा वो 27 छोटी 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 ड्रॉप्स में कन्वर्ट होगा। तो हम यहां पे क्या करेंगे? कंजर्वेशन ऑफ मास लगाएंगे। इनिशियल मास फाइनल मास के बराबर होगा। इनिशियल मास मतलब डेंसिटी इंटू इनिशियल वॉल्यूम बराबर डेंसिटी इंटू फाइनल वॉल्यूम, क्योंकि डेंसिटी तो सेम ही है, पहले भी ड्रॉप था लिक्विड का, अभी भी वो उसी लिक्विड का ड्रॉप है, डेंसिटी सेम है। इसका मतलब इनिशियल वॉल्यूम फाइनल वॉल्यूम के बराबर होगा। तो वॉल्यूम ऑफ 27 स्मॉल ड्रॉप्स फाइनल वॉल्यूम इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द लार्जर ड्रॉप दैट इज इनिशियल वॉल्यूम। दोनों के वॉल्यूम को जब आप बराबर करेंगे इस तरीके से, तो आपको रेडियस मिल जाएगा। आपको छोटी वाली जो ड्रॉप बन रही 27 छोटी छोटी ड्रॉप्स, उनका रेडियस मिल जाएगा। अब जब रेडियस आपको पता चल चुका है, तो आप एरिया में क्या चेंज हो रहा है वो निकाल लो कि भाई पहले एरिया इतना था, अभी एरिया इतना है, क्योंकि 27 छोटी छोटी ड्रॉप्स हैं। एरिया में डिफरेंस निकाल लो, व्हाट इज चेंज इन एरिया, तो पता चला इतने के बराबर है। व्हाट इज वर्क डन? दैट इज सरफेस टेंशन इनटू चेंज इन एरिया। तो सरफेस टेंशन को इस चेंज इन एरिया में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको वर्क डन मिल जाएगा, और जितना आप वर्क करेंगे उतना ही चेंज इन एनर्जी हो जाएगा, रिजल्टेंट चेंज इन एनर्जी। सो दिस क्वेश्चन इज अगेन इंपॉर्टेंट वैरायटी ऑफ क्वेश्चन। मैं हट रहा हूं, सभी लोग स्क्रीनशॉट लीजिए और इस क्वेश्चन को भी एक बार चेक करिए। अब आया प्रेशर डिफरेंस अक्रॉस कर्व्ड लिक्विड सरफेस। देखो बेटा, कोई भी लिक्विड सरफेस जब कर्व्ड होती है तो कॉनकेव साइड का प्रेशर हमेशा कॉन्वेक्स साइड के प्रेशर से ज्यादा होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। सर कितना प्रेशर में डिफरेंस होता है? अगर कोई भी एक लिक्विड ड्रॉप है, जैसे लिक्विड ड्रॉप है जिसमें अंदर क्या होगा? लिक्विड होगा, और बाहर की तरफ क्या होगा? बाहर की तरफ एयर है। तो सर अंदर का ये वाला जो प्रेशर है, अंदर वाला प्रेशर ज्यादा होगा, बाहर का प्रेशर कम होगा। अगर बाहर के प्रेशर को मैं एटमॉस्फेयर का प्रेशर मान लूं, तो अंदर का जो प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस स्मॉल पी, थोड़ा एक्स्ट्रा प्रेशर है। तो सर कितना एक्स्ट्रा प्रेशर है? उसी को एक्सेस प्रेशर कहा जाता है, जिसका फॉर्मूला है 2T/R, 2 टाइम्स टेंशन बटे रेडियस ऑफ दिस बबल। राइट, सेम टू सेम होता है सोप बबल में, बस सोप बबल के केस में जो एक्सेस प्रेशर है उसका फॉर्मूला हो जाता है 4T/R। सर 4 क्यों यहां ले आया आप? 4 में इसलिए ले आया क्योंकि इसमें कितने इंटरफेसेस हैं? दो दो। इसमें केवल एक इंटरफेस था, उसमें कितने हैं? दो दो इंटरफेसेस हैं। और अगर मैं एक्सेस प्रेशर इनसाइड लिक्विड की बात करूं, जैसे मान लो ये लिक्विड है, अब यहां पर अंदर कोई भी एक बबल है, इधर आप एक्सेस प्रेशर की बात कर रहे हो, तो क्या होगा? तो सबसे पहली बात, ये जो इतना हाइट है, इस हाइट की वजह से भी तो प्रेशर होगा, जिसको हम लोग लेंगे एच रो जी के बराबर। और इसके अंदर कितना प्रेशर होता है? एक्स्ट्रा प्रेशर, दैट इज 2T/R। तो 2T/R में एच रो जी अगर हम लोग जोड़ देंगे तो ये बन जाएगा एक्स्ट्रा प्रेशर इनसाइड अ बबल इन लिक्विड। बट ये गेज प्रेशर है बेटा, एब्सोल्यूट प्रेशर की बात करेगा तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को भी आप इसमें ऐड कर देंगे। अब कह रहा है सर एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या होता है? एंगल ऑफ कांटेक्ट का मतलब ये है, जैसे मान लो ये कोई भी एक कंटेनर है और इस कंटेनर में हम लोगों ने कोई भी लिक्विड ऐसे फिल कर दिया, तो लिक्विड यहां तक भरा हुआ है, समथिंग लाइक दिस। तो यहां पर ये जो सॉलिड वाली जो सरफेस है, इस पर जो टेंजेंट हमने ड्रॉ किया, और ये जो लिक्विड वाली सरफेस है, इस पर जो टेंजेंट ड्रॉ किया, इन दोनों के बीच का ये जो एंगल है, इसी को एंगल ऑफ कांटेक्ट कहा जाता है। ये एंगल ऑफ कांटेक्ट नेचर ऑफ सॉलिड और लिक्विड पे डिपेंडेंट है, क्लीनलीनेस ऑफ सॉलिड पे डिपेंडेंट है सरफेस पर, मीडियम अबव द फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड की ऊपर वाला मीडियम कौन सा है, या टेम्परेचर ऑफ द लिक्विड, इन चीजों पर ये डिपेंड करता है एंगल ऑफ कांटेक्ट। तो हमसे यही कह रहे हैं कि भाई अगर मान लो हम ग्लास के कंटेनर में वाटर डाल दें, तो एंगल ऑफ कंटेनर एक्यूट होता है, ठीक है। और अगर पारा डाल दें, मरकरी डाल दें, तो यही एंगल जो है वो ऑब्ट्यूज एंगल होता है। यहीं पर अगर सिल्वर का कंटेनर ले लें और उसमें पानी प्योर वाटर डाल दें, तो ये एंगल हमारा 90 के बराबर होता है। अब यहां पर एक जनरलाइज बात हम कर सकते हैं, अगर कोई ऐसा लिक्विड है जो सरफेस को गीला कर रहा है, जैसे पानी ग्लास को गीला कर देता है,
तो वहां पर ये एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट एक्यूट एंगल होता है। कोई ऐसा लिक्विड है जो उस ग्लास को गीला नहीं कर रहा, जैसे मरकरी, ग्लास लीजिए उसमें मरकरी डालिए और ग्लास पूरा पलट दो, पूरा मरकरी बाहर निकल जाएगा, ग्लास एकदम सूखा आपको वापस मिल जाएगा। इसका मतलब मरकरी ग्लास पे नहीं चिपका। रीजन क्या है? मरकरी के मॉलिक्यूल्स में जो कोहेसिव फोर्स है वो एडहेसिव फोर्स से बहुत ज्यादा है। एडहेसिव फोर्स किसके बीच में होगा? मरकरी और ग्लास के बीच का फोर्स, दैट इज एडहेसिव फोर्स। उससे बहुत ज्यादा है वहां कोहेसिव फोर्स, तो वो खींच के ले गया सारे मरकरी के ड्रॉप को, इसलिए एक भी मरकरी का ड्रॉप उस ग्लास पर चिपका नहीं मिलेगा आपको, तो वो उसको गीला नहीं कर पाएगा। जबकि यहां पे अगर मैं सिल्वर ले लूं और प्योर वाटर ले लूं तो ऐसे में 90 डिग्री जो है पाया जाता है एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट के बारे में। फिर बात आई सर कैपिलरिटी क्या है? कैपिलरिटी एक ऐसा फेनोमेना है जिसमें अगर मान लो एक कंटेनर है जिसमें यहां इस लेवल तक लिक्विड भरा गया है, अगर मैं इसमें कैपिलरी ट्यूब डाल दूं जो दोनों तरफ से ओपन होती है, तो ये कैपिलरी ट्यूब में लिक्विड यहां तक राइज करता है, कुछ ऊपर तक राइज करता है, सर्टेन हाइट तक इसमें लिक्विड जो है राइज कर जाता है। इसी फेनोमेना को हम लोग कैपिलरिटी के नाम से बेटा जानते हैं। अब बात आई सर वो जो राइज कर रहा है उसके बारे में थोड़ा सा बताओ, कितना ऊपर तक ये राइज करेगा उसके बारे में बात करते हैं। तो आइए मैं आपको बताता हूं। अगर आपने कोई लिक्विड इसमें फिल कर दिया है, कोई लिक्विड आपने इसमें अगर यहां तक फिल कर दिया है, सर्टेन लेवल तक अगर आपने लिक्विड फिल कर दिया है, तो यहां पर देखने को हमें क्या मिलेगा? होगा ये बेटा कि यहां का जो प्रेशर है और यहां का जो प्रेशर है वो वैसे तो बराबर होना चाहिए, है ना? बट होता क्या है कि कॉनकेव साइड का, अगर मैं इसको ऐसा बनाऊं तो कॉनकेव साइड का जो प्रेशर है वो ज्यादा होता है। ठीक है, सॉरी, अगर मैं इसको इस तरीके से बना दूं, ठीक, तो होगा क्या? यहां पर देखने में कॉनकेव साइड का जो प्रेशर है वो ज्यादा है। ये जो प्रेशर डिफरेंस दोनों का आता है, वैसे देखो वाटर के केस में जो शेप बनता है वो कुछ ऐसा बनता है, ऐसा बनता है वाटर के केस में, है ना? मरकरी का केस होता तो वो ऐसा बन जाता, बट मरकरी तो है नहीं, वाटर है। वाटर में ऐसा केस बनता है, इधर का जो प्रेशर है वो ज्यादा होगा, इधर का जो प्रेशर है वो कम होगा। बट हमको पता है इधर का प्रेशर तो एटमॉस्फेयर प्रेशर के बराबर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर है ना? तो हमको ये चीज पता है कि अगर यहां का प्रेशर एटमॉस्फेरिक है तो यहां का भी प्रेशर यार इतने के ही बराबर होना चाहिए। बट क्योंकि कुछ प्रेशर का डिफरेंस आ रहा है तो पास्कल्स लॉ हमारा वायलेट हो रहा है। उसको कंपनसेट करने के लिए, वो जो एक्स्ट्रा प्रेशर था 2T/R का, उसको कंपनसेट करने के लिए जो लिक्विड है वो इतना राइज कर जाता है, इतना ऊपर चढ़ जाता है। और जितना ऊपर चढ़ता है दैट 2T/R, जितना उसको कंपनसेट करना है, दैट 2T/R इज इक्वल टू द हाइट ऑफ दिस लिक्विड कॉलम, ये h रो g के बराबर हो जाता है। यहां से अगर आप देखो तो आपको हाइट का फॉर्मूला बनता है, यानी 2T/R रो इंटू जी के बराबर, ये हाइट का फॉर्मूला है कि भाई उस ट्यूब में कितना हाइट वो ऊपर चढ़ेगा। दैट इज द फॉर्मूला ऑफ दिस, है ना? अब बात आई सर ये जो आर है ये क्या है? ये आर है इस मेनिस्कस की रेडियस, लेकिन हमको तो ट्यूब की रेडियस पता होती है, तो हम क्या करेंगे, ये जो मेनिस्कस की रेडियस है और ये जो ट्यूब की रेडियस है, इन दोनों में रिलेशन निकालेंगे जो कि होता है कॉस थीटा। कॉस थीटा इज बेस अपॉन हाइपोटेनस, यानी स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर। यहां से कैपिटल आर की वैल्यू आएगी स्मॉल आर बटे कॉस थीटा। तो आप क्या कर सकते हैं, आप इस कैपिटल आर की जगह लिख सकते हैं स्मॉल आर, और बटे कॉस थीटा का कॉस थीटा ऊपर चला जाएगा, तो यही फॉर्मूला बन जाएगा 2T कॉस थीटा बटे स्मॉल आर इंटू रो इंटू जी। ये फॉर्मूला बन जाता है हाइट ऑफ द, मतलब हाइट ऑफ द लिक्विड जो राइज कर गया कैपिलरी ट्यूब में। ये इसका बेसिक कंसेप्ट है कि भाई यहां का जो प्रेशर है और यहां का जो प्रेशर है वो सेम होना चाहिए। बट क्योंकि अभी हम लोगों ने पढ़ा है कि कॉनकेव साइड का प्रेशर ज्यादा, इधर का ज्यादा है इधर का कम है, ये कैसे हो सकता है? भाई हमको तो ये पता था कि इसके ऊपर का जो प्रेशर है वो एटमॉस्फेयर का प्रेशर, और जस्ट इस लेयर के नीचे का जो प्रेशर है वो भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर है भाई। बट यहां तो डिफरेंस है सर, कितने का? 2T/R का। कि सर अगर मैं यहां के प्रेशर को P नॉट बोल रहा हूं तो इधर का प्रेशर तो सर P नॉट प्लस 2T/R के बराबर है, तो ये 2T/R कहां से, क्यों? इसी को कंपनसेट करने के लिए लिक्विड राइज कर गया यहां तक। अब सीन क्या है, यहां का प्रेशर P नॉट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो यहां भी P नॉट हो गया एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ऊपर आ गए, यहां भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, और यहां का जो प्रेशर है नीचे का इस बार वो घट गया, क्यों? सर्टेन हाइट हमने ऊपर कवर करा दिया, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब लेवल बराबर हो गया, जो प्रेशर यहां का है वही यहां का है, वही यहां का है। सेम लेवल पर प्रेशर जो है वो सेम होना चाहिए। उसको, इस चीज को मेंटेन करने के लिए केवल लिक्विड जो है ट्यूब में ऊपर राइज कर जाता है। इसी फेनोमेना को हम कैपिलरिटी के नाम से बेटा जानते हैं, राइट? फिर कह रहा है राइज ऑफ द लिक्विड इन कैपिलरी ट्यूब ऑफ इनसफिशिएंट हाइट।
अगर मान लो कभी ऐसा हो जाए कि जो ट्यूब है उसकी हाइट ज्यादा ना हो तो क्या होगा? क्या सर वो जो लिक्विड राइज कर रहा है वो फुहारे की तरह से बाहर निकलेगा? नहीं, ऐसा नहीं होता है। ऐसे केसेस में बेटा हाइट और रेडियस ऑफ मेनिस्कस का जो प्रोडक्ट है वो कांस्टेंट होता है। क्यों? क्योंकि हमने जो फॉर्मूला पढ़ा है दैट वाज 2t cos थीटा अपॉन r रो जी के बराबर, ये हमने फॉर्मूला पढ़ा है, राइट? तो यहां पर भी अगर आप ध्यान से देखो तो इट वाज 2t अपॉन r रो इंटू जी। ओरिजिनल फॉर्मूला ये था 2t बटे आर रो जी। इस r को इधर भेज दो तो h इंटू आर इज इक्वल टू 2t बटे रो इंटू जी, ये है। अब सरफेस टेंशन कांस्टेंट है, डेंसिटी कांस्टेंट है, जी कांस्टेंट है, तो ये पूरी वैल्यू ही बेटा कांस्टेंट हो जाती है। यानी हाइट और रेडियस ऑफ मेनिस्कस का जो प्रोडक्ट है दैट प्रोडक्ट इज कांस्टेंट। h इंटू आर जो है वो कांस्टेंट होता है। अब अगर हाइट कम रह गई तो कहीं ना कहीं रेडियस ऑफ मेनिस्कस जो है वो बढ़ जाएगी। रेडियस के बढ़ने का मतलब, अगर ट्यूब में मेनिस्कस ऐसा बन रहा था तो इस बार इसी ट्यूब में मेनिस्कस ऐसा बनेगा, यानी कि रेडियस बढ़ जाएगी। रेडियस के बढ़ने से वो मेनिस्कस थोड़ा फ्लैट हो जाएगा। इसमें कर्व ज्यादा है, इसमें कर्व कम है, थोड़ा फ्लैट हो जाएगा, बस इतना डिफरेंस आएगा। पानी या लिक्विड निकल के ऐसे फुहारे की तरह बाहर निकलने वाला नहीं है। फिर बात आई सर व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ कंटामिनेशन ऑन सरफेस टेंशन। तो अगर वाटर है जिसपे डस्ट है, ग्रीस है, ऑयल है, तो सरफेस टेंशन कम हो जाता है। स्मॉल पीस ऑफ कैंपर है ना, कपूर जब आप डालते हैं तो दैट डांसेस विगरसली ड्यू टू डिक्रीज इन सरफेस टेंशन, क्योंकि सरफेस टेंशन वहां पे घट जाता है। इफेक्ट ऑफ सल्यूट, अगर सल्यूट हाईली सॉल्युबल है तो सरफेस टेंशन को बढ़ाएगा, लेकिन अगर वो स्पेरिंगली सॉल्युबल है यानी पूरा डिसॉल्व नहीं हो रहा है तो ऐसे में वो सरफेस टेंशन को कम करेगा। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर देखो, सरफेस टेंशन ऑफ द लिक्विड डिक्रीजेस विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ाओगे सरफेस टेंशन घट जाएगा। सरफेस टेंशन ऑफ द लिक्विड बिकम जीरो एट पर्टिकुलर टेम्परेचर कॉल्ड क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ दैट लिक्विड। तो लिक्विड का सरफेस टेंशन जीरो भी हो सकता है एक सर्टेन टेम्परेचर पर। So this is all about this chapter, mechanical properties of fluids, mechanical properties of liquids। तो इसमें देखो हम लोगों ने कई थ्योरम्स पढ़ी, जैसे प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी पढ़ा, हमने बर्नौलीज थ्योरम पढ़ा, हमने वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स पढ़ा, ठीक है, हमने वेंचुरी मीटर के बारे में पढ़ा जो कि फ्लो रेट मेजर कर रहा था, हमने पास्कल्स लॉ के बारे में पढ़ा, यानी पांच पांच आर्किमिडीज प्रिंसिपल हमने पढ़ा, लॉ ऑफ फ्लोटेशन हमने पढ़ा। लगे मतलब हम लोगों ने लगभग 4 3 7 7 थ्योरम्स यहां पर पढ़ी हैं, 7 प्रिंसिपल्स यहां पर पढ़े हैं। सो दिस चैप्टर इज इंपॉर्टेंट, स्कोरिंग चैप्टर है, आसान भी चैप्टर है। लगभग हम लोगों ने 1 घंटे में इस पूरे चैप्टर को रिवाइज किया है, ठीक है। डेरिवेशंस एक बार जरूर पढ़ लेना, ठीक है। एग्जाम में नहीं पूछा जाता, मुझे पता है, आईसीएससी में आईएससी में नहीं पूछते हैं डेरिवेशन, कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी एक बार उसको रीड कर लेना। देखो डेरिवेशंस वगैरह क्या करते हैं, वो आपके कंसेप्ट में थोड़ी सी और क्लैरिटी ले आते हैं। हालांकि मैंने हर एक चीज यहाँ इंपॉर्टेंट आपको बता दिया। लेक्चर के ड्यूरेशन से ये जज मत करिएगा कि अरे यार ये तो 1 ही घंटे का वीडियो है तो इसमें पूरी बात नहीं रही होगी। यहाँ पूरी बात है, हर एक चीज कवर किया है। डेरिवेशन केवल आपको मैं बोल रहा हूं, उसको आप एक बार अपने से रिवाइज कर लेना, ठीक है। वैसे पूछा नहीं जाता डेरिवेशन आईएससी बोर्ड में, तो कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, बट फिर भी कंसेप्ट को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आप उसको एक बार रिवाइज कर सकते हैं। तो मिलेंगे मेरे प्यारे बच्चों हम लोग अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, लव यू ऑल एंड गॉड ब्लेस। मेहनत करते रहिएगा, है ना। आगे के जितने भी चैप्टर्स हैं सब आसान आसान चैप्टर्स हैं, 1 1 घंटे के वीडियोस आएंगे इन सभी चैप्टर्स पर आप लोग, ताकि उसको अच्छे से रिवाइज कर पाए, राइट। तो सभी लोग कमेंट्स में जरूर बताइएगा ये लेक्चर, ये रिवीजन लेक्चर आप सभी को कैसा लगा। सो लव यू ऑल, गॉड ब्लेस, मिलेंगे अगले लेक्चर में।